हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 8, जिसमें देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड पार्ट 2। इसमें हम लोग बात करने वाले 40 MCQ के बारे में, और इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। अगर आपने सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज कराया जा रहा है, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध है। बताइए नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस ए, यानी कि बैंक क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की दृष्टि से जून 1991 में एम नरसिम्हन समिति की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। और इस समिति ने अपनी संस्तुति कब पेश की थी? तो ये भी आप याद रखेंगे, दिसंबर 1991 में। ठीक है, दिसंबर 1991 में संस्तुति पेश की थी। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने हमारे समिति वाली वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक मैंने नीचे दिया गया, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, यानी समिति से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा था। जितने भी समिति जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? मुद्रास्फीति के दौरान सबसे अधिक जो हानि होती है वो किसे होती है? देनदार को, यानी ऑप्शंस ए बिल्कुल सही आंसर होगा। सर्वाधिक लाभ किसे होता है? ऋणी को सर्वाधिक लाभ होता है। अक्टूबर 2009 में एक निर्णय लिया गया कि थोक मूल्य सूचकांक, जिसको इंग्लिश में होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, WPI के आधार वर्ष 93-94 से हटा करके कर दिया गया था। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 1993-94 को संशोधित करके 2009 में कौन सा थोक मूल्य सूचकांक बनाया गया था आधार वर्ष? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2004-05। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन एक क्वेश्चन और ये बन सकते हैं कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2017 में ये भी चेंज किया गया था, 2017 में संशोधन करके। ठीक है, 2004-05 को संशोधन करके 11-12 कर दिया गया। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि 2017 में संशोधन करके 11-12 हो गया। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि वर्तमान में अगर पूछा जाता तो 11-12 होता। ठीक है, आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गई होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे अधिक वेटेज जो दिया जाता है वो निर्मित उत्पाद को। ऑप्शंस डी बिल्कुल सही आंसर होगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 500 लाइक्स का। कल तो आपने कंप्लीट नहीं किया, आपने मुझे निराश किया है, और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग निराश नहीं करोगे। 500 लाइक्स मैं टारगेट रखता हूँ, आप लोग कंप्लीट कर दो ताकि हमें अच्छा लगे। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य है, बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी अपनी आय का लाभ लघु वियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, और लोगों की बचत को एकत्र करना। ये सभी के सभी इसके उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्तियाँ प्रदान की है। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ये शक्तियाँ दी गई है किसे दी गई है? सेबी को दिया गया। सेबी यानी SEBI। ठीक है, सेबी। तो अब यह बताइए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार इंपॉर्टेंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1988 को की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप याद रखिएगा, 1988। ठीक है, 1988 में किया गया था। क्लियर? साथ ही साथ एक चीज़ आपको और याद रखना है कि इसको वैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो मैं आपको बता दूं कि सेबी को वैधानिक जो मान्यता दी गई थी वो 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कब दिया गया था? 1992 को दिया गया था इसको वैधानिक मान्यता, 30 जनवरी 1992 को। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी जी। ठीक है, अजय त्यागी, ध्यान रखेंगे।
चलिए, इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी हो जाती है और हम सभी को याद रखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इरडा नियमित रखता है या फिर नियमित करता है, ये आपको बताना है कि भारत में इरडा जो है वो नियमित करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इरडा का फुल फॉर्म क्या है। इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई रिपीट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना 1999 में की गई थी, 1999 में की गई थी। और ये ध्यान रखेंगे बीमा व्यवसाय कह सकते हैं, ऑप्शंस भी बिल्कुल सही आंसर को नियमित करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है। रेपो दर को नियमित करता है कौन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? रेपो दर को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। आगे बताऊंगा ये क्या है रेपो दर, आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वो क्या कहलाता है? वह दर जिस पर बैंक जो है वो रिजर्व बैंक को उधार देते हैं वो क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक को उधार दिया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे सही होगा, रिवर्स रेपो दर, ठीक है, रिवर्स रेपो दर। रिजर्व बैंक को उधार देते हैं तो रिवर्स रेपो दर जब, लेकिन अगर रिजर्व बैंक किसी बैंक को अगर देता है, उधार देता है तो उसको रेपो दर पे देता है, ध्यान रखेंगे, रेपो दर पे। क्लियर। तो ऑप्शंस बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, जिसको अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन से जुड़ी एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बात करें कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है, तो भारत में कुल 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। कब कब? तो पहला जो अवमूल्यन हुआ था वो कह सकते हैं 1949, 1966 में दूसरा और 1991 में तीसरा हुआ था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हैं जो कि आपको याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापना के वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो बताइए कि सबसे पहले कौन हुआ, सबसे आखिरी में कौन हुआ, इस तरह से आपको सजाना है। तो चलिए एक एक करके देख ही लेते हैं। अगर हम पहला को उठाते हैं जो कि LIC, तो अगर हम पहला LIC को उठाएं तो LIC की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता है कि 1956 में, ठीक है। नाबार्ड की बात करें तो कल की वीडियो में हम लोगों ने नाबार्ड के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से देखा था। तो नाबार्ड की स्थापना कह सकते हैं 1982 में, ठीक है, 1982 में। सेबी की बात करें तो सेबी को हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, सेबी को अगर हम देख सकते हैं कितना हुआ था, तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। उसी तरह से UTI की बात करें तो 4 देखिए, UTI अगर हम देखें तो UTI की कह सकते हैं कि 2003 में, ठीक है, UTI 2003 में। तो यहाँ पे देखिए जो 1 2 3 4 काफ़ी अच्छे तरीके से क्रम से ही सजाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर वाणिज्य बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं? उधार देता है उसको क्या कहते हैं? तो देता है तो हम कह सकते हैं रेपो दर पे देता है, लेकिन जब उधार लेता है तो उसको रिवर्स रेपो दर पे लिया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, किसको वस्तुओं की थोक कीमत सूचकांक श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष बनाया गया था? ये जो बात की जा रही है 2009 में, मैंने आपको बताया था कि 2009 में जो आधार वर्ष था 1993-94 को चेंज करके 2004-5 किया गया था, ठीक है। तो 4-5 किया गया था, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे, हम कह सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिजीत सेन, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? अग्रणी बैंक योजना का प्रारंभ कब हुआ था? राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, यानी दिसंबर 1969, ठीक है, दिसंबर 1969 में किया गया था इसकी प्रारंभ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की संगणना का वर्तमान 2011-12 से पहले आधार वर्ष क्या था? अभी आपको पता है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है 2011-12 के आधार पर की जाती है, लेकिन इससे पहले क्या था वो आपसे पूछा जा रहा है। इससे पहले 2004-5 था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन युग में सही सुमेलित है? तो ध्यान से बताइए कि कौन सही सुमेलित है। इस टाइप का प्रश्न हम लोगों ने कल भी देखा था, पार्ट 1 में भी देखा था। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या, यहाँ पे देखिए डाउ जोन्स नहीं हुआ, डी जोन्स होता है। डी जोन्स जो है वो कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का, बिल्कुल सही है। हैंग सेंग की बात करें तो हैंसेन जो है ये सियोल का नहीं, ये आपका हांगकांग का है।
हैंसेंग हांगकांग का। FTSE 100 जो है ये लंदन बिल्कुल सही है, यानी फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, डॉक्टर पी रामाराव समिति लिखित में से किससे संबंधित है? देखिए डॉक्टर पी रामाराव समिति जो वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है रक्षा से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था और उनके प्रबंधन से चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? ये क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस में देखने को मिलता है पेपर में। सही आंसर होगा अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने वित्तीय क्षेत्र में सुधार के बारे में विचार कर सुझाव दिए थे? वित्तीय क्षेत्र में बताइए कि कौन समिति होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नरसिम्हन समिति। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें कि आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था, तो लघु उद्योग से था। उसी तरह से याद रखेंगे भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से, और चलेया समिति तो बहुत बार पेपर में मिलता है, ये कर सुधार से संबंधित है। तो फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट वन, किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके क्या होते हैं? किसी कंपनी के डिबेंचर धारक उसके कौन होते हैं? तो सही आंसर क्या हो? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, देनदार होते हैं जो इसके डिबेंचर धारक देनदार होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन है? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड जो संगठन है वो कौन है? तो डेफिनेटली आपने राइट आंसर गेस किया होगा, यूटीआई। ठीक है, यूटीआई सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है जिसकी स्थापना हम लोगों ने ऊपर में देखा था 2003 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो बताइए कि यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया? जापान, निक्की बिल्कुल सही है। सिंगापुर, यहाँ पे देखिए स्कॉम्प लिखा है। जो स्कॉम्प जो होता है वो किसका है? तो मैं आपको बता दूं, स्कॉम्प संघाई से संबंधित है, ना कि ये आपका सिंगापुर से। सिंगापुर से रिलेटेड कल हम लोगों ने देखा था सिंगापुर सीमेक होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बाकी को देख लीजिए, FTSE 100 हम लोगों ने देखा था यूके, जिसको हम लोग लंदन कह सकते हैं। नास्डाक जो है ये USA से संबंधित है। ये सभी के सभी सही है। ऑप्शन बी गलत था। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती है? मुद्रास्फीति की जो दरें होती है किस सूचकांक पर आधारित होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थोक मूल्य सूचकांक पे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने राइट आंसर गेस कर ही लिया होगा। चलिए, 3 बार किया गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम लोग CPI कहते हैं। ठीक है, CPI कहते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अच्छा, ये CPI है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है, जिसको CPI कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है? स्मार्ट मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है कि भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1996 में GV रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिमय आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की थी? तो ध्यान रखेंगे, अगस्त 1999 में सिफारिश प्रस्तुत की थी। ठीक है, चलिए, 96 में गठन हुआ था, 99 में प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? किस घटक को सम्मिलित किया जाता है देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में? तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। RBI की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, RBI का स्वर्ण भंडार और रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है। सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग किस पर खर्च होता है? तो सर्वाधिक जो भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मुद्रा जिसको ब्लैक मनी कहा जाता है की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? सबसे मान्य परिभाषा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वह आय
जिस पर अपवंचन नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है अपवंचन। अपवंचन क्या है मैं आपको बता दूं। अपवंचन का मतलब होता है कर अपवंचन भी कह सकते हैं। कर अपवंचन का मतलब होता है टैक्स इवेशन, ठीक है। टैक्स इवेशन यानी कि अवैध तरीके से अपनाकर या फिर कोई गलत सूचना देकर या फिर सही सूचना को छिपा करके कर को बचाना, टैक्स को छिपाना, यही होता है कर अपवंचन, जिसको टैक्स इवेशन कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया कि प्राकलन के लिए वर्तमान आधार क्या है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर ऊपर में देखा हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11-12, ठीक है, 11-12 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन जो वो सही है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अवमूल्यन में विदेशी बाजार में जो निर्यात होता है वो सस्ता हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात जो है महंगा हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है कि अवमूल्यन में क्या होता है कि निर्यात, चूँकि निर्यात सस्ता हो जाता है इसलिए अवमूल्यन में निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है, निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर वही पूछा भी गया कि अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है कि निर्यात को प्रोत्साहित करना। क्यों? क्योंकि निर्यात में क्या होता है कि विदेशी बाजार में जो होती है वो सस्ती हो जाती है, इस वजह से निर्यात को प्रोत्साहित किया जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। पहला जो हुआ था कब हुआ था, 1949 में, ठीक है, 1949, सेकंड 1966 और थर्ड जो हुआ था 1991। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, अंतिम बार जो हुआ था 1991 में। क्लियर। नेक्स्ट वन, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निर्यात कर्ताओं को ऋण देना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक बार फिर से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो है वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सब एक को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना जो किस वर्ष में की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी और यही बाद में चल करके एसबीआई जो है, ठीक है, एसबीआई बैंक जिसका कह सकते हैं राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1955 में हुआ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंपीरियल बैंक का ही एसबीआई के नाम से 1955 में किया गया था। क्लियर। और किस समिति की सिफारिश पर, तो कल मैंने आपको बताया था कि गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई का गठन हम कह सकते हैं या फिर एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय, जिसको एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी कहते हैं, को क्या कहा जाता है। दो देशों के बीच अगर वस्तु विनिमय होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दो देशों की बात की जा रही यानी कि द्विपक्षीय व्यापार होगा, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, द्विपक्षीय व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा। जो कर का दर होगा यानी कि टैक्स जो होगा उसके दर में क्या होगा, वृद्धि हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, वृद्धि हो जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन ये कि सीमांत लागत किसके बराबर होती है। तो बताइए कि सीमांत लागत जो वो किसके बराबर होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सीमांत लागत जो मात्रा के परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन के। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने आउट ऑफ 40 से कितना स्कोर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज के लिए क्यूज क्वेश्चन से ये रहा, तो राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कितना आपने सुना है, कितना आपने अच्छे से ध्यान दिया, वो आपके लिए है, देखना चाहते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है कि थोक मूल्य सूचकांक 2004 से 5 में संशोधित करके 11-12 कब किया गया था। नेक्स्ट है कि सेबी को वैधानिक मान्यता कब मिली थी, ठीक है। और उसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है कि थोक मूल्य सूचकांक कितने वस्तुओं के लिए सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूटीआई की स्थापना कब की गई थी। यूटीआई की स्थापना कब की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट्स में बताएंगे। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।